विधायकों ने इन कानून में खामियां बताई हैं और इसके अलावा अगर अकाली दल की बात की जाए तो कई और भी अन्य जो मामले हैं उनको लेकर के पंजाब सरकार का विरोध किया गया। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से पहले सर्वसम्मति से पास किए गए वे विधेयक और अब विरोध? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से कल पंजाब की कैप्टन सरकार की तरफ से विधानसभा के अंदर 4 जो बिल हैं वो पारित करवाए गए थे, सर्वसहमति से 4 बिल जो हैं वो पारित होते हुए नजर आए थे। और आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो इस सदन की कार्रवाई के अंदर एमएसपी का मुद्दा जो है वो बड़े लेवल पर उठ के सामने आया। सीधे तौर पर कल जो पार्टियां इन समर्थन करती हुई नजर आ रही थी, आज वही पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कह रही थी सरकार से कि कहीं ना कहीं एमएसपी को इंश्योर किया जाए कि किसानों को एमएसपी जो है वो प्रॉपर ढंग से मिलती नजर आए। वो ये भी कहते नजर आए कि अगर केंद्र एमएसपी में किसी तरह की अड़चन फंसाता है तो फिर एमएसपी जो है वो सीधे तौर पर कैप्टन सरकार किसानों को देने का काम करे। इस तरह की बात आज आम आदमी पार्टी कहती नजर आई, इसको लोगों ने वोट भी किया। इसके अलावा सदन की कार्रवाई की बात करें तो और भी कई मुद्दे थे जिसको लेकर सदन की कार्रवाई में विरोधी पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आया। अगर हम बात करें साधु सिंह धर्मसोत के मसले की, अगर हम बात करें अन्य कई मसलों की, तो उसको लेकर लगातार विरोध देखने को मिला। जिस तरीके से आज सुबह भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि बड़ी जल्दबाजी में कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी सहमति दी है इस पूरे मामले पर। अगर उन्होंने इन बिलों को पढ़ा ही नहीं है, इन विधेयकों को पढ़ा ही नहीं है, तो इस तरीके से जो सर्वसम्मति दी गई थी इस पर भी आज चर्चा कर रहे थे। और आपने ये कहा था कि आज की जो कार्यवाही होगी उसमें देखने वाला होगा कि क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन वही हुआ कि आज विपक्ष ने विरोध किया है। लेकिन अब क्या इस विरोध का कोई फायदा है? आज अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो स्वरूप आम आदमी पार्टी का देखने को मिला, तो दोहरा स्वरूप आम आदमी पार्टी का देखने को मिला। जिस तरह से विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी कल मुख्यमंत्री की तारीफ करने में किसी तरह की गुरेज करती हुई नजर नहीं आई। कल जिस तरह से उन्होंने जो कैप्टन सरकार की तरफ से बिल पेश किए गए थे उनका पूरा समर्थन किया, लेकिन आज उन्हीं बिलों पर आवाज उठानी शुरू कर दिया। आज ये कह दिया कि ये तो अमेंडमेंट बिल हैं, इन अमेंडमेंट बिलों पे पहले राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, उससे पहले गवर्नर सिग्नेचर करेंगे, तब ये एक्ट के रूप में तब्दील होंगे। तो इस तरह की बातें आज आम आदमी पार्टी जो है वो कहती हुई नजर आई। साथ साथ ये कहती हुई नजर आई कि किसानों को धोखा देने की बजाय जो कांग्रेस पार्टी है, जो कैप्टन सरकार है, वो एमएसपी देने का काम करे। तो इस तरह की बातें जब निकलकर सामने आई तो सीधे तौर पर जो विरोधी दूसरी पार्टियां थी उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। लोक इंसाफ पार्टी की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी विधानसभा के अंदर और बाहर किसानों की लड़ाई लड़ती नजर नहीं आ रही, बल्कि अपनी होंद बचाने की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह के तंज उन पर कसे गए हैं। और जिस तरह से अगर हम लगातार बात करें विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई की तो एमएसपी का मसला जरूर उठता हुआ नजर आया और विरोध के बीच में ही कैप्टन सरकार की तरफ से जो अन्य बिल पेश किए गए थे वो सभी के सभी बिल जो हैं वो पास हो चुके हैं। विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है अनिश्चितकालीन समय तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस ढंग से कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को और कैप्टन सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आम आदमी पार्टी सदन में पहुंची थी, तो यहाँ बाहर आकर जिस तरह से सुखपाल सिंह खैरा की बात करें, सिमरजीत सिंह बैंस की बात करें, इन नेताओं ने जिस तरह के तंज कसे हैं आम आदमी पार्टी के, तो उस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जमकर यहाँ किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, एक और बड़ा मसला आज उभर कर जरूर सामने आया कि किसान कानूनों के अलावा साधु सिंह धर्मसोत जो कि ऐसी स्कॉलरशिप में फंसे हुए हैं, उनका मसला बड़े लेवल पर निकलकर सामने आया। 64 करोड़ का जो घोटाला था उसमें सीधे तौर पर साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की गई है, मामले की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाने की मांग की गई है। सीधे तौर पर कहा गया है कि कैप्टन सरकार की तरफ से अधिकारियों की जो जांच करवाई गई थी उससे विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। ये एक बड़े लेवल पर मसला उठकर के सामने आया। लेकिन हाँ, अगर किसान कानूनों की बात करें तो जिसको लेकर कल ये कहा जा रहा था कि सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, सभी पार्टियां जो हैं वो एक झंडे के नीचे एकत्रित हो चुकी हैं, आज या फिर गवर्नर हाउस से घर जाते जाते कुछ एक पार्टियों के रुख जो हैं वो जरूर बदलते हुए नजर आए, जिनमें आम आदमी पार्टी एक है।
जी। लेकिन सवाल यही है कि अगर विधानसभा में, सदन में इन कानूनों का विरोध नहीं किया गया, वहां पर कुछ संशोधन के लिए कोई सुझाव नहीं दिए गए, अगर सीएम ने, पहले ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सीएम ने भी बुलाया था कि सुझाव अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जब पहले ये सुझाव नहीं दिए गए, पहले इसका विरोध नहीं किया गया, तो अब विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, यही समझ से परे है कि पहले आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर यह बात कहती हुई नजर आई कि हम इन कानूनों का जो आज कैप्टन सरकार विधेयक विधानसभा के अंदर लेकर आई है, हम उसका समर्थन करते हैं। पुरजोर तरीके से यह कहा गया कि इस लड़ाई में कैप्टन सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन आज जब ये कहा गया कि एमएसपी जो है वो इंश्योर नहीं किया गया इसमें, कि एमएसपी जो है वही किसानों को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इस वजह से वो आज कैप्टन सरकार का विरोध करते हुए नजर आए। यानी सीधे तौर पर कल जिस तरह से पूरा समर्थन किया गया था, कल वाहवाही की जा रही थी, आज उसी स्वरूप में कहीं ना कहीं विरोध के स्वरूप जो है वो देखने ऑफ सम ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब ऑफ इंडिया। और जो किसानी है, किसानी 85% ऑफ इंडिया, कैसे एक किसानी की व्यूज एक तरफ कर सकते हैं। और सर जो प्रेसिडेंट रूल की बात की जा रही है कि ओह या आई डोंट केयर अबाउट प्रेसिडेंट रूल। यू वांट टू ब्रिंग प्रेसिडेंट रूल, ब्रिंग प्रेसिडेंट रूल। आपने कहा कि यू वांट टू सैक माय गवर्नमेंट, सैक माय गवर्नमेंट, आई डोंट गिव अ डैम। आपने कहा कि I am doing everything for the farmers of this state and through this to the farmers of the country. This is not only limited to Punjab. It goes to UP, it goes to Bihar, it goes to Madhya Pradesh, it goes to Haryana, it goes to Rajasthan, it goes to every state जो कानून असी बनाया है. So that is what I don't care. If they want to dismiss our government, they can dismiss it. जी बिल्कुल, विनीत कपूर लगातार हमारे साथ बने हुए। विनीत, जिस तरीके से हम सीएम को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं किसानों के लिए कर रहा हूं और पूरे देश के किसानों के लिए कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, अकेले पंजाब के लिए नहीं, ये देश के और भी हिस्सों में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कानून जो बनाए गए हैं, इनका भले ही आम आदमी पार्टी अब विरोध कर रही हो, लेकिन पहले इन कानूनों का समर्थन किया गया। जिस तरीके से आरोप पहले लगते रहे अकाली दल पर कि केंद्र में अकाली दल ने पहले बीजेपी का समर्थन किया है और अब विरोध, ऐसा ही कुछ अब आम आदमी पार्टी का हाल यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ समझा जाए, जो पंजाब की जनता है, जो पंजाब के किसान है, जो सड़कों पर है, वो क्या समझे, क्या भरोसा कर सकते हैं आम आदमी पार्टी पर? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आज दोहरे मापदंड देखने को मिले, और एक और चीज जरूर देखने को मिली, आम आदमी पार्टी ये जरूर कहती नजर आ रही है कि कैप्टन सरकार की तरफ से जो विधेयक विधानसभा के अंदर पास किए गए हैं वो किसानों के समर्थन में है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन एमएसपी को इंश्योर नहीं किया गया, हम इसका विरोध करते हैं। एक तरफ जहां एमएसपी को इंश्योर करने की बात उन विधेयकों में की गई है, सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी निजी कंपनी या फिर कोई भी सरकारी कंपनी अगर किसान की फसल की खरीद जो कह सकते हैं एमएसपी से कम दामों पर करती है तो उसके खिलाफ 3 साल की सजा तक का प्रावधान है, जुर्माने तक का प्रावधान है। तो क्या ये इंश्योरेंस नहीं है? यहां पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कैप्टन सरकार से इस बात की मांग करती नजर आ रही है कि अगर केंद्र एमएसपी किसानों को नहीं देता तो फिर कैप्टन सरकार जो है वो किसानों को एमएसपी देने का काम करे। इसमें किसी तरह का जो माली हालात का हवाला दिया जाता है कि पंजाब के माली हालात जो हैं वो सही नहीं है, तो वो मायने नहीं रखते। यहां पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कैप्टन सरकार माफिया राज को खत्म करे। लेकिन एक बड़ा सवाल, जब कल विधानसभा के अंदर ये विधेयक पास किए जा रहे थे, जब इन पर चर्चा हो रही थी, उस समय आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम विरोधी विधायकों की बात करें तो विरोधी विधायक ये कह रहे हैं कि पानी पी पी कर कैप्टन अमरिंदर सिंह की आम आदमी पार्टी जो है वो तारीफ करती नजर आ रही थी। लेकिन आज उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया, यानी यू टर्न लिया। यू टर्न क्या राजनीति का एक हिस्सा है या फिर 2022 में आम आदमी पार्टी को अपनी जमीन जो है वो खिसकती नजर आ रही है? इस वजह से कहीं ना कहीं वो इन कानूनों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं एमएसपी का मुद्दा उठाकर वो कैप्टन सरकार को घेरने की रणनीति जो है वो शुरू करते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, आज तो चलो विधानसभा गलियारों के अंदर इस मुद्दे की चर्चा हुई है, लेकिन कल विधानसभा के बाहर जो है वो इस मुद्दे की चर्चा होती नजर आएगी और आम आदमी पार्टी अब एक बैठक भी कर रही है, एक प्रॉपर रणनीति बनाई जाएगी, जिस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में कैप्टन सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोलती भी नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अब मोर्चा खोला जाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो विधेयक पास होने थे उन पर सहमति आम आदमी पार्टी जता चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ कमियां निकाली जा रही हैं इन कानूनों में आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्या सिर्फ एमएसपी को लेकर के ये मुद्दा बनाया जा रहा है?
देखिए, सीधे तौर पर सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के आज जो प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान है वो भी विधानसभा परिसर के बाहर पहुंचे थे। यहां पर इसी जगह पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नए एक्ट जो हैं वो विधानसभा में पास नहीं किए गए, बल्कि उनकी तरफ से संशोधित विधेयक जो हैं वो ही विधानसभा में पास करने का काम किया गया। तो ऐसे में राष्ट्रपति की बात करें, राज्यपाल की बात करें, वो इन संशोधित विधेयकों के ऊपर किसी तरह से भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जिस वजह से किसानी को राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। ये एक बड़ा मुद्दा उठाया। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि इन एक्टों में कहीं भी एमएसपी इंश्योर करने की बात नहीं की गई है कि अगर केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देती तो फिर राज्य सरकार जो है वो एमएसपी पर किसानों की फसलों की खरीद करेगी। ये दो खामियां आम आदमी पार्टी बड़े लेवल पर निकालती नजर आई है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ लूप होल दिए हैं इन विधेयकों के, लेकिन हाँ, ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से राज्यपाल के पास हस्ताक्षरों के लिए विधेयक पहुंचे हुए हैं, देखने वाली बात रहेगी क्या राज्यपाल जो हैं इन विधेयकों पर हस्ताक्षर करके इनको राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर वहां से हस्ताक्षर नहीं होंगे तो फिर ये विधेयक जो हैं ये महज कागज का टुकड़ा बनते हुए नजर आएंगे और उसके बाद पंजाब की कैप्टन सरकार को कहीं ना कहीं कानूनी रुख इख्तियार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहां पर पिटीशन दाखिल करके केंद्र के जो खेतीबाड़ी कानून है उनको चुनौती देनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन विनीत, जिस तरीके से कल सीएम कैप्टन सीना ठोकर के ये कह रहे थे कि दिल्ली भी पूरी की पूरी जो विधानसभा है वो जाएगी, राष्ट्रपति से मिलेगी और इस मामले पर अपना जो पक्ष है वो रखेगी, लेकिन इस तरीके से अब एक बार फिर से बंटवारा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है पंजाब में। अगर बात की जाए तो पंजाब में जिस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका रही है आम आदमी पार्टी की, वो अब कहीं ना कहीं इनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा आगे, किस तरीके से अपना पक्ष मजबूती के साथ पंजाब सरकार रख पाएगी? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बात की जा रही है उसमें देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचकर अपनी बात कहने को तैयार हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति से लगातार समय लिया जा रहा है। अगर समय उनका मिलता है तो फिर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करता भी नजर आएगा और इसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि किसानों का मसला है और इस मसले पर अगर कहीं ना कहीं उस मीटिंग का बायकॉट करते हैं तो फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी को उसका खामियाजा जो है वो बड़े लेवल पर भुगतना पड़ सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं कल विधानसभा के अंदर जो विधेयक कैप्टन सरकार लेकर आई थी उसका समर्थन आम आदमी पार्टी बड़े लेवल पर करती हुई नजर आई थी। और आज भले ही उन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठाया, आज भले ही उन्होंने ये कह दिया हो कि कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार ने विधेयक जो है हमें पहले नहीं दिए, हम इन पर प्रॉपर सार्थक चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन उस समय उन्होंने इसका समर्थन किया। यानी आम आदमी पार्टी ये जरूर जानती है कि अगर किसानों के हक में सरकार कोई फैसला लेती है, उसकी खिलाफत करी, तो फिर कहीं ना कहीं पंजाब में अपना जो मेजोरिटी है उसको बचाने में दिक्कत हो सकती है, आने वाले समय में वोट बैंक हथियाने में भी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इन विधेयकों का समर्थन अंदर करती नजर आ रही थी, बाहर आके भले ही उन्होंने अब विरोध कर दिया हो, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है ये आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने में कारगर साबित हो सकता है। जिस तरह आज भी लोक इंसाफ पार्टी के विधायकों की बात करें, सुखपाल सिंह खेरा की बात करें, तो वो ये कहते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ती नजर नहीं आ रही, बल्कि अपनी होंद बचाने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। यानी उनको अपनी जमीन जो है वो पंजाब से खिसकती नजर आ रही है। इस तरह से वो कहीं ना कहीं अब इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं अपनी उस खोई हुई होंद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी के ऊपर जो विपक्षी विधायक हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा सियासत को किस तरह से सरगर्म रखता है, ये अब देखने वाली बात रहने वाली है। जी बिल्कुल विनीत, तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अनिश्चितकालीन समय के लिए आप जो पंजाब विधानसभा की कार्यवाही है वो स्थगित हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अब विरोध प्रदर्शन जो है वो भी शुरू हो गए हैं। और पंजाब में जो देखने को मिला था, पंजाब विधानसभा में सभी विधायक एकजुट होते हुए नजर आए थे किसानों के मामले पर, लेकिन अब एक बार फिर से विपक्ष ने अपनी आवाज को उठाया है और इन्हीं कानूनों का जिनका वो पहले समर्थन कर चुके हैं उनका अब विरोध भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिवराज में मदरसों पर संग्राम, अब इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है। उपचुनाव से पहले विवादित बयान के भी लगातार एक के बाद एक विवादित बयान जो है वो सामने आ रहे हैं नेताओं के। और अब मध्य प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को लेकर के विवादित बयान दिया है। उषा ठाकुर ने यह मांग की है कि मदरसों को दिए जाने वाली सरकारी ग्रांट को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि सभी आतंकी मदरसों से ही निकलते हैं। इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उषा ठाकुर ने यह भी कहा है कि मदरसों को शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद एक सक्षम संस्था है। अगर कोई पर्सनल तौर पर कोई मदद करना चाहता है तो हमारा संविधान उसकी इजाजत देता है। मंत्री ने यह भी कहा है कि राष्ट्रहित में जो भी चीज बाधा डालती है वो बंद होनी चाहिए। सभी बच्चों को सामूहिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्रहित में बंद हो। इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान सुमित ओरछा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। सुमित जी, क्या कहेंगे, क्या सभी मदरसों से आतंकी ही निकलते हैं? क्या मदरसों में सिर्फ आतंकवाद की ही पढ़ाई होती है? हितेंद्र जी, आदरणीय उषा दीदी के बयान को कुछ गलत तरीके से लिया जा रहा है जी। अभी हाल ही के घटनाक्रम को आप देखेंगे कि 2 राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यों में मदरसों की जो है को फंड देना और मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की है। असम और उत्तराखंड में इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। वहां के इंटेलिजेंस को ये इनपुट मिला था कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से वहां पर कुछ प्रायोजित जिहाद और शिक्षा के नाम पर कुछ अन्य तरह की मानसिकताएं विकसित करने की कोशिश वहां पर हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मामला है, हम कोई नए सरकार में नहीं आए हैं जो कोई नया निर्णय आकर के ले रहे हैं। हम 15 वर्षों तक सरकार में रहे, हमने मदरसों का विधिवत संचालन करवाया है, उनको फंड दिया है। अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन राष्ट्र को सुरक्षा में को खतरे में डालने वाला कोई इनपुट कभी आएगा तो हर एक निर्णय लेंगे। किसी भी प्रकार का हद तक राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। मजहबी शिक्षा के नाम पर अगर कहीं अराष्ट्रीकरण होगा, लोगों को एक नई तरह की सोच विकसित करने का बच्चों के मन में कोई कुछ प्रकार जो है प्रयास होगा, तो निश्चित रूप से सरकार आंखें मूंद करके नहीं बैठती है, सरकार निर्णय लेती है। इस तरह के देश भर में और देश भर में पूरी दुनिया भर में जहां जहां बयान दिया है। जी रिपीट करिए जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि बच्चों को सामूहिक शिक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि आतंकवाद पनप रहा है मदरसों से? हितन जी, मध्य प्रदेश सरकार अगर कुछ ऐसा इनपुट होता तो मध्य प्रदेश सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय उसको निर्णय लेकर के इम्प्लीमेंट करती। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई प्री अप्रूवल लेने के लिए नहीं आती है। सरकार निर्णय लेती है और सरकार काम करती है। लेकिन जो देश भर में जो घटता है, दुनिया भर में जो होता है, रवि सक्सेना भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ कांग्रेस से। सुमित जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, लेकिन कांग्रेस से मेरे साथ रवि सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी थैंक यू, रवि जी, क्या जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और ऐसा कोई इनपुट भी नहीं है मध्य प्रदेश सरकार के पास, क्योंकि ये इनपुट ऐसा मिलने पर सीधा कार्रवाई करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो इस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या समझा जाए? क्या उपचुनाव में सांप्रदायिक तरीके से वोट बटोरने का यह काम किया जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल तक जो शिवराज की सरकार रही, उसमें कुछ बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। और अभी जो 6 महीने से वो जो गद्दारों के साथ सरकार चला रहे हैं, उसमें भी किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको बता के वो जनता के पास जा सके। तो निश्चित रूप से कभी महिलाओं के नाम पर बैठ जाते हैं मौन व्रत धारण करके, और कभी जो है मदरसों की बात करने लगते हैं।
अभी तो ये धीरे धीरे जब चुनाव आएगा तो ये आप देखेंगे धीरे धीरे ये पूरा का पूरा चुनाव जो है ये पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ की सरकार आ गई तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि ये लोग जो हैं जब भी चुनाव में जाते हैं तो इनके पास बताने के लिए कोई ठोस बात नहीं होती है, कोई ठोस विकास की कार्य योजना नहीं होती है। ये केवल और केवल इन्हीं मुद्दों पर, और आज से नहीं, ये आजादी के पहले से यही काम कर रहे हैं। 1925 में आरएसएस बनी थी, तब से लेके आज तक अगर रवि जी मुझे 1925 में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की फिलहाल की बात मैं कर रहा हूँ, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन सुमित जी जिस तरीके से बयान सामने आया है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अगर ऐसी स्थिति होती तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो फैसला लेती, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस तरीके से एक मंत्री का बोलना वो क्या दर्शाता है, क्या मंशा है? क्या सिर्फ वोट बटोरना चाहती है बीजेपी इस तरीके से? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने भी उस बात पर अपना पक्ष रखा है। ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह की कोशिश की है, ना हम करते। तो फिर इस बयान का मतलब क्या है? जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव है तो ऐसे में इस तरीके के बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या उत्तराखंड में कोई चुनाव है क्या? नहीं है। सुमित जी, सरकारें इनपुट के आधार पर निर्णय लेती हैं, सुमित जी, उन्हीं संदर्भों के आधार पर किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बात से तो ना रवि जी इंकार करेंगे, हालांकि रवि जी और उनकी पार्टी तुष्टीकरण में अंधे होकर के कुछ भी कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सिमी का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहा है, जिसे हमारी सरकार ने तोड़ा है और इनकी सरकार में वो सिमी का नेटवर्क पनपा था। मध्य प्रदेश को सिमी का सबसे बड़ा सेंटर बनाने में दिग्विजय सिंह जी की क्या भूमिका थी है किसी से छिपा नहीं है। इनकी सरकार की वो तात्कालिक तुष्टीकरण की नीति जो है, मालेगांव से लेके आपका मालेगांव से लेके और समझौता एक्सप्रेस तक के सारा अगर दोनों एक साथ बोलेंगे, अगर दोनों ही एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा जनता को। और आतंकवादियों को जो आप लोग छोड़ने गए थे कंधार, उसकी भी बात कर लें। राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या आपका चाल चरित्र चेहरा है का जानते नहीं है लोग? सक्षम है कंधार में आप जाके को विफल करने के लिए हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन सुमित जी, नहीं देंगे। सुमित जी, मेरा यही सवाल तो है आपसे कि अगर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है मध्य प्रदेश में तो फिर इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? मुझे तो बस साफ से ये समझा दीजिए कि ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश में चुनाव को आप जातीय आधार पर नहीं बांटना चाहते तो? हितेंद्र जी, समझदार व्यक्ति और समझदार सरकार वही है जो आसपास के परिवेश से और आसपास के देश के इनपुट के आधार पर सतर्क रहे, सावधान रहे। आप इस बात को निश्चिंतता के साथ मानिए कि देश में ऐसा नहीं है, दुनिया में अनेक मदरसों का टेररिस्ट संगठनों के साथ रिश्ता निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर सारे मदरसों को बंद करने का सरकार निर्णय लेगी। जहां स्थितियां असम हो या उत्तराखंड हो, जहां पर स्थितियां जाना विकराल होंगी, व्यापक होंगी, वहां पर सरकार निर्णय लेती है। रवि जी, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया। जी सुमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रवि सक्सेना जी, क्या लगता है आपको, अगर देश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, अगर मदरसों से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, तो क्या सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए? ये उचित है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं जी, उनकी पार्टी के लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहां तक मदरसों की बात है, मैं इस बात से सहमति प्रकट करता हूं, चाहे वो मदरसों का मामला हो, चाहे आरएसएस की शाखाओं का मामला हो, जहां पर भी इस तरह के काम होते हैं। आपने देखा कि मालेगांव की घटना में क्या हुआ, समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ, कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने गए, उसका क्या हुआ, ये सब कुछ इनका चाल चरित्र चेहरा इस देश की जनता जानती है। तो जहां पर भी मैं कहता हूं आतंकवादियों का नेटवर्क पनपता हो, जी, संतोषी लोगों का नेटवर्क पनपता हो जो देश में आतंकवाद को और अस्थिरता को बढ़ावा देते हो, निश्चित रूप से उनको बंद करना चाहिए। पर आज ये विषय नहीं है। विषय इसलिए ये उठाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई विकास का उनके पास नेटवर्क नहीं है, कोई उनके पास मैप नहीं है। सुमित जी, एक बात समझ नहीं आती, जब भी चुनाव आते हैं जो असल मुद्दे होते हैं उनसे अलग हटकर के बयानबाजी की जाती है, चाहे वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना हो या फिर इस तरीके की बयानबाजी करना हो जो जातिवाद के आधार पर समाज को बांटने का काम करती है, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करती है।
मैं यही कह रहा हूँ जी। सुमित जी जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश के और देश की राजनीति का सिनेरियो देखिए, ऐसे बयान कौन देता है, कौन देता है? ये सब कांग्रेस आपके मंत्री दे रहे हैं। आपके मंत्री नहीं दे रहे क्या? आपके मंत्री दे रहे हैं। सुमित जी उषा ठाकुर कोई और है? कांग्रेस से है क्या उषा ठाकुर? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिसाहू लाल कांग्रेस से है क्या? उषा ठाकुर जी का बयान किस परिप्रेक्ष्य में? बिसाहू लाल कांग्रेस से है क्या? उषा ठाकुर जी, राहुल गांधी जी कांग्रेस से है कि नहीं है? बिसाहू लाल कांग्रेस से है क्या? सुमित जी जवाब दीजिए, अगर बिसाहू लाल और उषा ठाकुर कांग्रेस से है तो वो ऐसे बयान देते हैं? आपने कहा कि ऐसे बयान सिर्फ कांग्रेस वाले देते हैं, ये तो आपके सामने है। मोदी जी को नीच शब्द से संबोधित किया था कि नहीं किया था? किसने किया था? कांग्रेस के नहीं थे क्या मणिशंकर अय्यर? अरे आपके नेता क्या कर रहे हैं सर? सुमित जी आपके नेता क्या कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। आप उन पर वो अपना देख लेंगे। बता दो, क्या मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? इनपुट के आधार पर कुछ, अरे भाई आप मुझे बताओ, आपने सोनिया जी को बार बार बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या क्या बोलते हो मालूम है आपको? सरकार ऐसी बात करती है, 2 बड़े राज्यों में पूरा का पूरा नेटवर्क निकला है, तो इसके आधार पर मजहबी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर देश की संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री ने कहा तो उसको लेकर के उसे उसी परिप्रेक्ष्य में समझिए जिस परिप्रेक्ष्य में उनका बयान है। लेकिन सुमित जी आपने ही कहा है, समान शिक्षा हो, आपने ही कहा है, बुनियादी मांग है। आपने ही कहा है कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, एक्शन करती है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं कर रही सरकार? इस बात का सवाल उठाना आपको क्या विभेदकारी लगता है? सुमित जी, देश में गुरुकुल बंद हुए तो गुरुकुल बंद होने के बाद मदरसे बंद क्यों नहीं है इस देश के अंदर? मजहबी शिक्षा नहीं हो, समान शिक्षा हो, ये तो हमारे संविधान की मूल भावना है। सुमित जी मेरा सवाल यही है, आप इस तरीके से चिल्लाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मेरा सवाल यही है कि अगर आप ये चाहते हैं, आपके पास ये इनपुट है कि मदरसों में इस तरीके की शिक्षा दी जाती है कि वहां पर आतंकवादी ही बनाया जाता है बच्चों को, तो उनको बंद कर दीजिए, या फिर जो सामूहिक शिक्षा है उसके लिए काम करिए, लेकिन उसको उस पर कुछ तो करिए। इस तरीके से पहले आपने कहा कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हम एक्शन करते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं लेना चाहिए इस बयान को, तो क्यों ना लें? मदरसों से हथियारों के जखीरे नहीं निकले क्या? नहीं निकले क्या? करिए ना कार्रवाई, टेररिस्ट कनेक्शन नहीं निकले क्या? तो कार्रवाई कीजिएगा। इस तरीके से सिर्फ चुनाव सामने आने पर, इस तरीके से सिर्फ चुनाव सामने आने पर ऐसी बातें करेंगे आप? इस तरीके से सिर्फ चुनाव सामने आने पर ऐसी बातें करेंगे आप प्रदेश में? देखिए, आतंकवाद को लेकर के हमारा सतत कार्यक्रम चलता है। हम ऑपरेशन ऑल आउट चलाने वाले लोग हैं, हम मजबूत निर्णय लेने वाले लोग हैं। इस देश में एक भी आतंकवादी घटना ना हो, इसको सुनिश्चित करने वाले लोग हैं। हम कभी चुनाव को लेकर के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हो भाई। संकल्प है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, आपका संकल्प है कि देश की नष्ट किया जाए। चुनाव में जोड़ करके, चुनाव किसी परिस्थितियां, चुनाव 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो राष्ट्र की सुरक्षा का चुनाव आपका आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन रवि जी, जिस तरीके के हालात अब मध्य प्रदेश में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिहार में चुनाव है विधानसभा के, लेकिन वहां से इस तरीके की बयानबाजी सामने नहीं आ रही, जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। रवि जी, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव, उपचुनाव जब सामने है तो ऐसे भी असल मुद्दों को उठाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी? मैं बिल्कुल जितेंद्र आपकी बात से सहमत हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा है वो यही है कि वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह की बातें करते रहेंगे। उनको मालूम पड़ गया है कि उनकी 28 की 28 सीटों में जमानतें जब्त होने वाली हैं, उनके सारे लोग हारने वाले हैं, उन सबको पराजय का मुंह देखने वाला है, उन सब गद्दारों को प्रदेश की जनता घोषित करने वाली है, इसलिए इस तरह की बातें करना चालू कर दी के अंदर। ये हितेंद्र जी, रवि जी को बड़बोलेपन की बीमारी है, वो इस तरह से बोलते हैं। ये मैंने आपको कहा बीमारी किसको है, तो आपको मालूम, आपको मानसिक रूप से विकलांग लोग। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। माफ कीजिएगा दोनों मेहमान, रवि सक्सेना जी, सुमित ओरछा जी, कृपया करके भाषा की मर्यादा को बनाए रखिएगा। इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर ANP न्यूज पर आप सार्थक चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, इस तरीके की बयानबाजी करने के लिए नहीं जुड़े हैं। मेरी बात जब जवाब नहीं होगा तो आप इसी तरह का अनर्गल प्रलाप करेंगे। इस तरीके की बयानबाजी प्लीज दोनों ही मेहमानों से मेरा निवेदन है, दोनों ही मेहमान मत कीजिएगा। सुमित जी, लेकिन जिस तरीके से जब चुनाव है तो इस तरीके की क्या ऐसी बयानबाजी करके आप जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि वो इस तरीके के बयानों में आ जाएगी? क्या उनको असल मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं? की सरकार को संभालने के बाद 60,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की जनता के खातों में हमने ट्रांसफर किया।
अनेक विकास योजनाएं जो मध्य प्रदेश में सतत चल रही थी, जो योजनाएं बंद हो गई थी, चाहे छात्रों को लैपटॉप देने की हो, चाहे तीर्थ दर्शन की हो, चाहे गरीबों के कल्याण की हो, चाहे संबल योजना हो, ये सब बंद कर दी थी कांग्रेस ने। हमने पुनः शुरू कर दिया। 60,000 करोड़ रुपया जनता के खातों में अंतरण कर दिया। हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच में कमलनाथ जी की एंट्री है, जो मध्य प्रदेश की वरिष्ठ मंत्री और एक आइटम 2,000 करोड़ रुपया बाजार से उठाया और 7,000 करोड़ रुपया इन्होंने जो है वो खातों में डाल दिया। बिल्कुल नहीं, आपकी है। महिलाओं के सम्मान पर, दलितों के सम्मान कोई चोट करे भगवान भी नहीं समझ सकते। पार्टी होने के नाते पार्टी का हम सुमित ओरछा जी, एक बार रवि जी से जवाब ले लेते हैं। रवि जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं कमलनाथ जी, और उन्होंने जो बयान दिया उस पर उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी, कांग्रेस की आला कमान भी नाराज है उनसे, तो क्या ऐसे में अब ये साफ कर दीजिए कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिर मानेंगे किसकी, राहुल गांधी की या फिर कमलनाथ की? क्या आपको नहीं लगता कि कमलनाथ ने जो बयान दिया उस पर उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए? नहीं, कमलनाथ जी का बयान आ चुका है और कमलनाथ जी ने साफ दिया है कि मैंने किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी को भी इंगित करके ये बात नहीं कही है। और आइटम के आगे की चीज तो भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण और दूषित मानसिकता ने लगा लिया ना। क्या होता है भाई, आइटम का मतलब क्या होता है? आइटम का मतलब रवि जी, अगर आइटम का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही संकीर्ण मानसिकता के चलते लगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको महिला आयोग भी नोटिस करे, आपको हर कोई ये इस बात को नोटिस करे और हर कोई ये मांग कर रहा है कि कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर भी कमलनाथ झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता अपने आपको होशियार समझते हैं। नहीं, अपने आप को बिसाहू लाल ने जो रखेल कहा उसके बारे में आपका क्या विचार है वो भी बता दीजिए। सुमित जी, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ऐसा हो रहा है, दोनों तरफ से ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप कमलनाथ ने जब आइटम कहा तो उस पर आपने मौन व्रत भी कर लिया, मौन उपवास किया गया, लेकिन बिसाहू लाल की टिप्पणी पर कुछ नहीं। हाँ, उस पर कोई आवाज नहीं निकल रही है, उस पर अलीगढ़ी चाले लगे हुए मुंह पे। तुरंत मीडिया के सामने आकर के कहा कि इस तरह का बयान गलत है, मैं क्षमा मांगता हूँ। तुरंत कहा, देरी नहीं की। ये होती है पार्टी की सोच। व्यक्तियों के बोल बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। पार्टी की सोच क्षमा मांग ले बस, दल ही उसको रिप्रेजेंट करता है। आपको मालूम है कि नहीं? हमने कहा कि ये घटिया बयान है। आप कहेंगे, हिम्मत हो कांग्रेस के प्रवक्ताओं में तो कहें कि कमलनाथ का बयान घटिया था। क्या आपने बिसाहू लाल का उसके बाद का बयान सुना है? कमलनाथ का बयान अशोभनीय था। राहुल गांधी ने की है। अब ये बताए ना कि राहुल गांधी की कांग्रेस में है कि कमलनाथ की कांग्रेस में? पूछ रहे हैं आपसे कि आप तो बता दो पहले, बताइए ना, आप किसकी कांग्रेस में है? कमलनाथ की कांग्रेस में है कि राहुल गांधी की कांग्रेस में? अरे आप तो ये बता दो, आपकी कौन सी बीजेपी बची है? आप रंगा बिरंगा की में हो कि मोदी जी और उनकी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप दोनों? रवि जी और सुमित जी, मेरा आपसे निवेदन है एक बार फिर से कि आप भाषा की मर्यादा को मत भूलिएगा, भाषा की मर्यादा को मत भूलिएगा। रवि जी और सुमित जी, मैंने तो माफी मांगने की बात की है, मैंने तो कहा क्षमा मांगो। सुमित जी, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सुमित जी, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने अपने बयान की तुलना भगवान राम के जो परिवार है उनसे की है, और इस तरीके की तुलना करना क्या शर्मनाक नहीं है? क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं समझते आप? उन्होंने तो दशरथ जी पे उंगली उठा दी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा कमलनाथ के बयान और मैं बिसाहू लाल के बयान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चर्चा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव सामने है और उसमें जातिवाद का जहर घोलने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके का ये बयान सामने आया है, अगर आपको लगता है ऐसी कोई इनपुट है तो कार्रवाई कीजिए। आप करें, देखिए करती ही है। आप इसमें संकोच, इसमें कोई संदेह या संकोच ना समझिए। लेकिन इस तरीके का बयान देकर के समाज में गलत संदेश जाता है। उत्तर के परिप्रेक्ष्य में है, बार आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार सक्षम है। यद्यपि कांग्रेस के जमाने में का बड़ा नेटवर्क हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम नागरिकों की सुरक्षा के हित में कड़े कदम उठा करके सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है। गर्व के साथ कहते हैं, किसी धर्म विशेष का ख्याल नहीं करते हम। जो गलत है देश के लिए उसको हम प्रतिकार करेंगे और जो देश के लिए अच्छा है उसे स्वीकार करेंगे। तो सुमित जी क्या योजना है दी जाएगी? सुमित जी चलिए बता दीजिए क्या योजना है? क्या मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा?
क्या जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सबको सामूहिक शिक्षा दी जाएगी सभी बच्चों के साथ बैठा करके? क्या मदरसों को स्कूल बनाया जाएगा या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर मध्य प्रदेश की बोर्ड से जोड़ा जाएगा? क्या योजना है आपके पास अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो? देखिए जोड़ना चाहिए, ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा है और देश में बहुत सारे कुनबे से इस तरह की बात उठती है। इस पर निर्णय जब सरकार लेगी तो निश्चित रूप से ही आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन यह सबका साथ सबका विकास की सरकार है। सभी लोगों के साथ संवाद करके सबका विश्वास जोड़ते हुए अगर इस दिशा में देश आगे बढ़ेगा तो मैं मानता हूं कि देश के विकास के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। रवि जी, जिस तरीके से लगातार मदरसों को लेकर के अब जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उपचुनाव के आते ही लगातार अनाप शनाप जो बयान है वो नेताओं के आने शुरू हो गए, लेकिन अब अगर इस तरीके के बयान की बात की जाए तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जनता में एक ऐसा संदेश जाएगा जिससे कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा हो सकता है? मैंने आपको पहले कहा कि ये जो मोदी जी की जो विचारधारा है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार उतारू हो गई है। सबका नाश सबका विनाश। इनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। और आप देखें कि अगर ये कह रहे हैं आशीष जी कि हमारी सरकार को सक्षम है, अगर सक्षम है तो जहां पर आपके पास आउटपुट है, इनपुट है, वहां जाइए, गिरफ्तार कीजिए, छापा मारिए। ये क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस तरह के मुद्दों को उछाल रहे हैं जिससे कि इस प्रदेश का जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब करें। में हमारी ही सरकार है, असम में वहां पे भी आपकी सरकार है, वहां पे भी आप यही काम कर रहे हो। लेकिन तो सब जगह यही काम कर रहे हो। आपका काम क्या है? नहीं है वहाँ इतना भी जानकारी लेकिन वहाँ चुनाव नहीं है। अरे भाई बिहार में चुनाव है कि नहीं है? चश्मे से अरे बिहार में चुनाव है कि नहीं है? क्या इस देश का भारतीय अरे बिहार में चुनाव है कि नहीं है? चश्मे से इस देश को नहीं देखा है। लेकिन सुमित जी आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी करने से आपकी पार्टी को फायदा होता है? 350 सीटें हैं तब भी हमारे संकल्प वही है। सुमित जी, हमारे मुद्दे बदले ना, हमारी विचारधारा बदली ना, हमारी प्रतिबद्धताएं बदली है। सुमित जी, क्या इस तरीके के बयान से चुनाव जीतने में आसानी होती है? अरे किस तरीके के बयान? रावण का अभिमान है के अंदर कुछ अनैतिक भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश की मंत्री के बयान है। कोई इंकार कर दे, रवि जी गारंटी ले ले, कांग्रेस गारंटी ले ले कि नहीं हो रहे हैं, इंकार कर दे कि नहीं हो रहे हैं। मैं 1000 प्रमाण दे देता हूँ आपको। जहां मदरसों से जखीरा पकड़ा गया है हथियारों का, अजमेर जो है, अजमेर में देख लीजिए, सरकार है तो जाके छापा मारिए, पकड़िए इलाकों में देख लीजिए तो जखीरा पकड़े गए। लेकिन रवि जी क्या ऐसा लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी करने से बीजेपी को कोई फायदा होता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी फायदा और नुकसान से परे है। भारतीय जनता पार्टी देश में अपने कामों के बदौलत, अपने मजबूत निर्णयों के बदौलत अच्छा काम कर रही है। देश की जनता की लगातार विश्वास को जीत रही है। अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा कि कौन क्या कहना चाहता है? सुमित जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने सवाल रवि जी से लिया है। रवि जी, जिससे कि देश की जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब हो, जो लोगों के बीच में संभाव है, मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, उसको वो नष्ट करना चाहते हैं और नष्ट करके और अपना उल्लू सीधा करके और चुनाव जीतना चाहते हैं। जबकि चुनाव होना चाहिए कि आपने कुछ विकास किया हो, कुछ काम किया हो, लोगों का भला किया हो, बहबूदी की हो, तो उसके बिल्कुल रवि जी जवाब ले लेता हूं। सुमित जी, जिस तरीके से आप पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि आप जातिवाद की राजनीति करती है बीजेपी, और ऐसा बयान सामने आना उपचुनाव से पहले, कि आपको नहीं लगता कि आप पर इस तरीके के आरोप और भी ज्यादा लगेंगे? आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए? अगर ऐसा कुछ इनपुट मिलता है तो कार्रवाई कीजिए। रवि जी भी कह रहे हैं ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिस तरह का बयान आप करें। रवि जी, हितेंद्र जी, कांग्रेस के लोग ही चुनाव के समय पर चुनाव जीतने के लिए ढोंग, पाखंड और तुच्छीकरण करते हैं। यही लोग हैं जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, यही लोग शिव मंदिर जाने लगते हैं, यही लोग जो है कभी मंदिरों को लड़कियां छेड़ने का स्थान बता देते हैं और कभी मंदिरों में खुद चले जाते हैं। तो ये सब पाखंड जो है कांग्रेस की खाती है, कांग्रेस का कर तरीका है, कांग्रेस का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है नेशन फर्स्ट, मतलब नेशन फर्स्ट, नो सेकंड, नो। हमारी प्रायोरिटी में राष्ट्र है, राष्ट्र था और राष्ट्र रहेगा। सुमित जी, आपकी आस्था, आपका विश्वास, कांग्रेस करे तो पाखंड, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये कांग्रेस पाखंड करती है, यह प्रमाणित हो जाता है, बार बार हो जाता है और हमेशा से होता रहा है। आप कैसे ये प्रमाणित कर सकते हैं सुमित जी कि वो पाखंड कर रहे हैं? आपकी कोई बकौती है क्या? कर पाऊंगा, लेकिन रवि जी बचा नहीं पाएंगे। यही लोग थे
जो मंदिरों में चुनाव के समय जाते हुए हर 8 दिन में मंदिर जा रहे थे राहुल जी, हम तो अभी भी जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। कल सोनिया जी गई, कल सोनिया जी गई, परसों प्रियंका जी गई, गुजरात राहुल जी गए, अभी केरल में अपने दौरे पे वहां गए मंदिर में। आपको क्या मालूम, कौन करता है? देखते तो नहीं, आप अपने चश्मे से देखते हैं। तुष्टीकरण भी करते हैं, पाखंड भी करते हैं ना। तुष्टीकरण कौन कर रहा है आपको मालूम है? सुमित जी, सरकार में है आप, केंद्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके के मुद्दों से जनता को भटकाना चाहिए? जिस तरीके की सियासत होती है, जिस तरीके की राजनीति होती है, एक जिम्मेदारी होती है नेताओं पर, तो क्या यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हितेंद्र जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ना हमने कभी देश को भटकाया नहीं है। जब हम दो थे, सिर्फ 2 थे, उस समय भी हमने कहा था कि राष्ट्र की सुरक्षा से एक निशान, एक देश 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। तब भी हमारा राष्ट्र के लिए वही संकल्प था, आज भी हमारा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के लिए वही संकल्प है। हम 2 से 3.5 तो हुए, तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। यकीन मानिए, ये सब कांग्रेस का पाखंड है। ये जो बयान है, ये इनपुट के आधार पर है। देश के अंदर अगर कुछ होता है तो इससे अन्य राज्यों की सरकारें प्रेरणा लेती है, इनपुट्स लेती हैं, सचेत होती हैं, जागरूक होती हैं। लेकिन इस तरीके से कुछ भी कहते रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। इनको तो हार के हताशा में कांग्रेस बहुत निराश हो गई है। देश के जिस वर्ग का तुष्टीकरण ये लोग करते रहे, वो वर्ग भी ये जानने लगा कि हमें सिर्फ 70 वर्षों पर बिल्कुल सुमित जी जवाब ले लेते हैं रवि जी से। इसलिए देश का मुसलमान भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और देश का अन्य जो देश के लिए समझने वाले हैं, वो समझ गए हैं कि कांग्रेस ने इस देश का विनाश किया, वोटों का तुष्टीकरण किया, गरीबी फैलाई, इस देश के अंदर अशिक्षा फैलाई, ताकि कांग्रेस के कारनामे देश के समक्ष उजागर न हो सके। और आज कांग्रेस देश सरकार बनाई कि नहीं बनाई? अगर दोनों इस तरीके से बोलेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। चलिए, फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तो शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी उपचुनाव से पहले हो रही है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वोट बटोरने की जो राजनीति है वो हो रही है, असल मुद्दों से कहीं ना कहीं चुनाव को भटकाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे भारत की दरिया दिली की, क्योंकि लद्दाख में जिस तरीके से LAC पर चल रही तनातनी जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन इसी बीच सोमवार को एक चीनी सैनिक भटक करके भारत की सीमा में आ गया था। चीनी सेना ने यह दावा किया था कि PLA सैनिक एक स्थानीय चरवाहे को ढूंढते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हो गया था और PLA सेना के आग्रह पर भारत चीनी सैनिक को वापस भेजने के लिए तैयार भी हो गया था, जिसे अब चीन को सौंप दिया गया है। चीनी सैनिक को पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चुशूल मोल्डो BPM हट में चीनी सेना को सौंपा गया है और सूत्रों के मुताबिक सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी उससे पूछताछ की थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले करीब 5 महीने से LAC पर तनाव बरकरार है और ऐसे में उसके जासूस होने का खतरा भी था। लेकिन पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि वो वाकई भटक कर भारत की सीमा में पहुंचा था।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ये दरियादिली दिखाई है। इससे पहले 4 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में 5 नागरिक सीमा पर रास्ता भूल गए थे, जिन्हें चीनी सेना ने पकड़ लिया था। और हालांकि चीन ने उन 5 नागरिकों को 12 सितंबर को भारत को वापस भी दिया था, लेकिन इसके लिए करीब 8 दिन का समय लिया गया था। और वहीं भारत ने प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूरी पूछताछ करके 2 दिन के भीतर ही सुरक्षित चीनी सैनिक को वापस भेज दिया। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि भारत ने चीन के सैनिक को ठीक उसी दिन वापस किया है जब 61 साल पहले पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग करते वक्त चीन की सेना ने भारत के 10 जवानों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना की याद में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो कि आज मनाया जा रहा है। तो लगातार पिछले काफी समय से भारत और चीन की सेना आमने सामने है। एलएसी पर तनाव की स्थिति जो है वो बरकरार है और ऐसे में दोनों ही तरफ से इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं कि भारत की तरफ से पहले कुछ नागरिक चीनी सीमा में घुस गए गलती से, और अब एक चीनी सैनिक भी भारत की तरफ आ गया था, भारत की सीमा में दाखिल हो गया था, जिसे भारतीय सैनिकों ने पकड़ लिया था और पूछताछ पूरी करने के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 दिन के भीतर भीतर उसे वापस भी भेज दिया। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले के बारे में? क्या कुछ पूछताछ की गई और किस तरीके से यह पता चला कि वो एक जासूस नहीं बल्कि भटका हुआ चीनी सैनिक था जो भारत की सीमा में दाखिल हो गया था? 170 की लगी हुई है। भारत के साथ तनाव भरे रिश्ते जो है भाई में करता रहा, बनाता रहा है, उसको लेकर जिस तरह से भारत ने एक चीनी सैनिक को आज वापस किया है जी, उससे भारत की दरियादिली जो है वो साफ नजर आती है कि किस प्रकार भारत अपनी दरियादिली के चलते चीनी सैनिक जो बुले से भटक कर इधर आ गया था, आज उसको वापस किया गया है। और कहीं ना कहीं ये चीजें चाइना को भी समझनी होगी कि अपने पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ रिश्ते जो है बेहतर बनाने से ही जो है आगे तरक्की हो सकती है। तो इसी प्रकार आज जो चीनी आ गया था, आज उसको वापस जो है वो भेज दिया गया। लेकिन रविंद्र, ये वही पल बिल्कुल याद आता है इस मौके पर, क्योंकि जिस तरीके से 61 साल पहले की अगर बात की जाए तो 10 जो जवान थे उनकी निर्मम हत्या भी चीनी सैनिकों ने की थी। लेकिन आज उसी दिन अगर बात की जाए जब पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और उसी घटना को कहीं ना कहीं याद करते हुए उसके बावजूद भी फिर भी जल्द ही पूछताछ खत्म करके उसको वापस भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तनाव की स्थिति बनी हुई है भारत और चीन के बीच, एलएसी पर लगातार जो सेना है वो आमने सामने है और कई बार झड़प भी सामने आ चुकी है, लेकिन लगातार बैठकों का दौर भी भारत और चीन के बीच चल रहा है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। लेकिन इसके अलावा और भी जो घटनाएं होती रहती हैं, जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक चीनी सैनिक भारत की सीमा में दाखिल हो गया था जिसको पहले भारतीय सैनिकों ने पकड़ा और उसके बाद उससे पूछताछ की गई। प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूरी पूछताछ करने के बाद 2 दिन के भीतर ही उसको वापस भी भेज दिया गया। लेकिन अगर बात चीन की जाए तो चीन ने 61 साल पहले इन्हीं दिनों में 20 और 21 अक्टूबर के आसपास ही 10 भारतीय जवानों की जो पेट्रोलिंग पर थे उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। ये घटना दिल को दहला देने वाली थी और इसी घटना की याद में आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। राजीव जी, जिस तरीके से अगर 61 साल पहले की घटना को याद किया जाए तो चीन ने भारत को धोखा दिया था, 10 भारतीय जवानों की निर्मम हत्या कर दी थी। लेकिन अब एलएसी पर तनाव है दोनों देशों के बीच, उसके बावजूद भी एक चीनी सैनिक भारत की सीमा में दाखिल हो जाता है, उसको सुरक्षित चीन को वापस सौंप दिया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि भारत के तरफ से ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि वो अपने टेरिटरी में
स्ट्रे कर गए थे और उनको वापस इन्होंने भेज दिया। मुझे लगता है कि इसके लिए एक मैसेज भी है और चीन को भी मुझे लगता है कि रेसिप्रोकेट करना चाहिए, इस तरह का ही व्यवहार उनको भी करना चाहिए। और आज की तारीख में इस छोटी छोटी चीज जेस्चर्स जो हैं इसके काफी सिग्निफिकेंस है हितेंद्र, और मुझे लगता है क्या कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो दोनों देश के बीच में जो रिलेशंस है, अभी जो टेंशन है उसको कम करने में ये कारगर साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के पहले की अगर बात की जाए तो चीन की तरफ से जो जासूस भारत में भेजे गए थे उनकी तरफ से पीएमओ, दलाई लामा और इसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो या फिर अगर बात की जाए एयरफोर्स या एयरपोर्ट की जो जासूसी की गई है उसका भी बड़ा खुलासा एक तरफ हो रहा है। तो क्या इतनी जल्दी सिर्फ 2 दिन में वापस भेज दिया गया, क्या इतनी जल्दी संतुष्ट हो गई होंगी हमारी एजेंसियां? नहीं, देखिए हितेंद्र, मैं आपको जैसा कि मैंने बताया क्या कि ये जो भारत का जेस्चर है एक स्मॉल लेकिन सिग्निफिकेंट जेस्चर है, लेकिन इसके आधार पे हम हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि चाइना की जो स्ट्रेटेजी होती है वो मल्टी प्रोंग्ड होती है। वो जो कर रहा होता है वो एक्चुअली में वो उसकी प्लानिंग का पार्ट नहीं होता है। जो प्लानिंग का पार्ट होता है उसके बारे में हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो उसकी डिफरेंट, क्योंकि उनके साथ किसी भी देश को काम करने का उस प्रकार से एक्सपोजर नहीं है। वो ना किसी के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, ना वो क्रिटिकल इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, ना स्किल्स शेयर करते हैं। वो खुद मार्केट में प्लेयर के रूप में आते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि वो बहुत कुछ कर बैठते हैं और वर्ल्ड को पता भी नहीं होता है। तो इसलिए इस खासकर और जब आपकी डिप्लोमेसी की बात होती है वहां तो मुझे लगता है कि चाइना को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि चाइना को लेकर के देखिए पूरे विश्व में उतनी पढ़ाई भी नहीं होती है, उस पर रिसर्च भी बहुत कम है और लोगों को उनके बारे में जानकारियां भी ज्यादा, उस प्रकार के क्रिटिकल एक्शनेबल नॉलेज भी नहीं होता है जिसके आधार पर कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं। यदा कदा कुछ रिपोर्ट आता है, पेंटागन कभी रिपोर्ट रिलीज करता है, कभी यूएस करता है, कुछ थिंक टैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ भारतवर्ष में चाइना पे ज्यादा रिसर्च भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही एक्सेस हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है नहीं, जो है वो रिलायबल नहीं है, वो फेक इंफॉर्मेशन वो फ्लड करते रहता है वेबसाइट्स पे, उसके आधार पे आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है हितेंद्र जी, और किसी बहकावे में नहीं आनी चाहिए और भावना में भी बहने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझता हूँ एक पत्रकार होने के नाते। जी बिल्कुल राजीव रंजन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने उससे पूछताछ की है जो सैनिक चीन का भारत में आ गया था। लेकिन मेरा सवाल यही कि क्या इतनी जल्दी जो एजेंसियां हैं वो संतुष्ट हो गई? क्या 2 दिन के भीतर भीतर उसको वापस भेजने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी भारतीय सेना ने? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो उनको ऐसा लगा होगा, क्योंकि उनके पास हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास इतना एक्सपर्टीज तो है कि वो दे कैन इजली मेक आउट कि क्या करना है नहीं करना है। मुझे लगता है क्या कि हमें फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इस प्रकार का कोई लैप्स या हम यह कह सकते कोई जल्दीबाजी में किया हुआ ये कार्रवाई, मैं इसे नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये ठीक है, उतना वो कन्विंस हो गए, और कभी कभी वो जो टेरिटरी है ना हितेंद्र, वहाँ ऐसा नॉर्मली हो भी जाता है, तो इसलिए आप यह भी नहीं कह सकते कि वो ऐसा नहीं हो सकता है वो आ भी गए हों। वो चूंकि बड़ा वो जो इलाका है, टेरेन है, वो इतना वो डिफिकल्ट है, वहाँ इधर उधर लोग हो जाते हैं, वो गलती से भी हो जाते हैं, इसलिए हमें इस संभावना को इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत ने यहाँ पर दरिया दिली दिखाई है, क्या इसका एक सकारात्मक संदेश जो गया है पूरे विश्व में, क्या इसका फर्क चाइना पर भी पड़ेगा? क्या चीन अब इस बात को समझते हुए जो टकराव की स्थिति बनी हुई है लगातार, क्या उसमें इस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, चाइना देखिए, चाइना का जो डिप्लोमेसी है, चाइना का जो अप्रोच टू वर्ड्स, उनका जो एज ए नेशन के रूप में जो अप्रोच है, वहाँ इमोशंस का कोई जगह नहीं है जी। वहाँ इमोशंस, कंपैशन, ये सब चीजें वहाँ मायने नहीं रखता है। वो बहुत ही टू द पॉइंट, टू उनका बिल्कुल सीधा उनका रहता, फंडामेंटल यह रहता है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उसमें अगर इसका कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो फिर एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और चाइना, मुझे लगता है क्या कि पिछले अगर पुरानी बातों को देखें तो आप इस प्रकार की कई चीजें हैं, कई एग्जांपल्स हैं, चाइना ऐसा करते आ रहा है। जैसा कि आपने देखिए हाफिज सईद को ही लेकर के देखिए, इन्होंने कितना अड़ंगा लगाया
उसको डिक्लेयर नहीं होने दिया। बिल्कुल 10 भारतीय जवानों की जो शहादत हुई थी, जो निर्मम हत्या कर दी गई थी चीनी सैनिकों की तरफ से, उन्हीं की याद में आज पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक,